क्या आपने कभी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां रात के सन्नाटे में समय मानो रुक सा जाता हो, जहां हर कदम पर आपको लगता है कि कोई आपकी सांसों को गिन रहा है? मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव काशीपुर के उस पुराने रेलवे स्टेशन की। एक स्टेशन जहां रात के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती और जो रुका वो कभी वापस नहीं लौटा। नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, जहां हर कहानी आपके दिल की धड़कनों को थाम लेती है और हर रात आपके सपनों को डर की स्याही से रंग देती है। मैं आपका दोस्त, आपका कहानीकार, आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है। यह कहानी मुझे 3 साल पहले मिली थी जब मैं बलिया के एक सुनसान ढाबे पर रुका था। वहां एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर बैठा था जिसके चेहरे पर झुर्रियों के साथ साथ डर की लकीरें थीं। उसने मुझे ये कहानी सुनाई और उसकी आवाज में वो कंपी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने काशीपुर के बारे में और खोजबीन की तो जो सच सामने आया उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई डरावनी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर दे तो कमेंट में जरूर बताएं। तो तैयार हैं? अपनी लाइट्स मंद कर लीजिए, अपने हेडफोन्स लगाइए और चलिए डूबते हैं इस डरावनी दुनिया में। यह कहानी है अनन्या शर्मा की। अनन्या एक 28 साल की पत्रकार जो दिल्ली की चमक दमक वाली दुनिया में रहती थी, लेकिन उसका दिल, उसका असली घर हमेशा काशीपुर में था। काशीपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जहां समय जैसे धीरे धीरे चलता था। दिन में गांव की गलियों में बच्चों की हंसी, औरतों की चुगलियां और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव एकदम सन्नाटे में डूब जाता। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते और कोई भी उस पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं जाता था। स्टेशन का नाम था काशीपुर जंक्शन, लेकिन गांव वाले इसे मृत स्टेशन कहते थे। क्यों? क्योंकि वहां रात में कोई ट्रेन नहीं रुकती थी और जो रुकी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। काशीपुर का माहौल अपने आप में एक रहस्य था। गांव के चारों तरफ घने जंगल फैले हुए थे, जिनके बीच से एक पतली कच्ची सड़क स्टेशन तक जाती थी। रात में जंगल में कोहरा इतना घना हो जाता कि सामने का रास्ता भी दिखना मुश्किल था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट रहती, जैसे कोई आपके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। गांव वालों की अपनी अपनी कहानियां थीं। कोई कहता स्टेशन पर एक औरत भटकती है जो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढती है। कोई कहता वहां एक पुराना श्राप है जो गांव के किसी बड़े पाप का नतीजा है। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि स्टेशन पर रात में ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो सिर्फ सन्नाटा मिलता है। अनन्या का परिवार कभी काशीपुर का सबसे रसूखदार परिवार हुआ करता था। उनके पास एक विशाल हवेली थी जो गांव के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन अब वो हवेली एक खंडहर में बदल चुकी थी। दीवारें टूटी हुई, छत से पानी टपकता और हर कोने में मकड़ियों के जाले। अनन्या की मां सावित्री जब जिंदा थी उसे हमेशा कहती थी, बेटी कभी उस स्टेशन के पास मत जाना, वहां कुछ है जो हमें नहीं देखना चाहिए। अनन्या जो एक पढ़ी लिखी तर्कशील पत्रकार थी, इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देती थी। लेकिन अब जब उसकी मां की अचानक मौत हो गई थी, अनन्या के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। सावित्री की मौत एक रहस्य थी। एक रात वो अपने कमरे में अकेली थी। सुबह जब नौकरानी ने कमरा खोला तो उनकी लाश बिस्तर पर थी, चेहरा पीला, आंखें खुली हुई और हाथों में एक अजीब सा लॉकेट। डॉक्टरों ने कहा दिल का दौरा, लेकिन अनन्या को यकीन था कुछ और था। उसने अपनी मां की आंखों में वो डर देखा था जो कोई साधारण मौत नहीं बता सकती थी। मां की मौत के बाद अनन्या को उनके सामान में वो लॉकेट मिला, एक चांदी का लॉकेट जिसके अंदर एक छोटी सी मूर्ति थी। मूर्ति किसी अनजान देवी की थी जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। लॉकेट के पीछे उकेरा हुआ था, काशीपुर की रानी हमें क्षमा कर। अनन्या की जिंदगी दिल्ली में भले ही रंगीन थी, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था जो उसे हर रात सताता था। वो एक कामयाब पत्रकार थी, बड़े बड़े घोटालों की खबरें छाप चुकी थी, न्यूज चैनलों पर डिबेट में हिस्सा ले चुकी थी और उसके लेखों की तारीफ देश भर में होती थी। लेकिन जब वो रात में अपने फ्लैट में अकेली होती तो उसे अपनी मां की यादें घेर लेती थी। काशीपुर की वो गर्मियों की छुट्टियां
जब वो अपनी माँ के साथ हवेली के आंगन में बैठकर कहानियां सुनती थी। सावित्री की आवाज में एक जादू था। वो जब कहानियां सुनाती थी तो अनन्या की आंखों के सामने सारी दुनिया बदल जाती थी, लेकिन अब वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। सावित्री की मौत ने अनन्या को तोड़ दिया था। वो उस रात को कभी नहीं भूल सकती थी जब उसे अपने पिता का फोन आया था। अनन्या, तुम्हारी मां वो अब नहीं रही। वो आवाज, वो शब्द जैसे उसके सीने में चाकू की तरह चुभ गए थे। अनन्या तुरंत दिल्ली से काशीपुर पहुंची थी। अंतिम संस्कार के दौरान उसने अपनी मां का चेहरा देखा। वो चेहरा जो हमेशा हंसी और प्यार से भरा रहता था, अब ठंडा और बेजान था। लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, एक डर, एक सवाल जो अनन्या को आज भी परेशान करता था। मां की मौत के बाद अनन्या ने उनके सामान को संभाला। तभी उसे वो लॉकेट मिला। लॉकेट को देखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने अपने पिता अशोक शर्मा से इसके बारे में पूछा। अशोक, जो एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे, ने बात को टाल दिया। ये बस एक पुराना गहना है बेटी, इसे भूल जा और काशीपुर वापस मत जाना, वहां अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अनन्या का पत्रकारी दिमाग चुप नहीं बैठा। उसने देखा था कि जब उसने लॉकेट का जिक्र किया तो उसके पिता की आंखों में एक अजीब सा डर उभारा था। वो डर जो कोई साधारण इंसान नहीं छिपा सकता। अनन्या ने फैसला किया कि उसे काशीपुर जाना होगा। उसे जवाब चाहिए थे, मां की मौत का सच, उस लॉकेट का रहस्य और उस स्टेशन की कहानियां जो बचपन से सुनती आई थी। उसने अपने बॉस से 1 महीने की छुट्टी मांगी। मुझे कुछ पर्सनल काम है, उसने कहा। लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा था। वो जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा। काशीपुर पहुंचने के लिए उसने दिल्ली से बलिया तक की ट्रेन पकड़ी। ट्रेन का सफर लंबा था। खिड़की के बाहर खेत, नदियां और छोटे छोटे गांव गुजर रहे थे। लेकिन अनन्या का ध्यान कहीं और था। वो बार बार लॉकेट को अपनी हथेली में देख रही थी। मूर्ति की आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। उसने लॉकेट को अपने बैग में रख दिया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी उसे देख रहा हो। ट्रेन में बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने उससे बात शुरू की। बेटी, कहां जा रही हो? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, काशीपुर। बुजुर्ग का चेहरा अचानक बदल गया। वो गांव? वहां तो अब कोई नहीं जाता, खासकर उस स्टेशन के पास। अनन्या ने पूछा, क्यों? क्या हुआ था वहां? बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, कुछ जगहों को अकेला छोड़ देना चाहिए बेटी। बलिया स्टेशन पर उतरकर अनन्या ने एक पुरानी जीप किराए पर ली। ड्राइवर बलराम एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। उसने अनन्या को देखकर कहा, मैडम, काशीपुर वो गांव तो ठीक है, लेकिन रात में वहां कोई नहीं जाता, खासकर स्टेशन के पास। अनन्या ने हल्के से हंसकर कहा, मुझे डर नहीं लगता भैया, आप बस मुझे वहां छोड़ दीजिए। लेकिन बलराम की आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। रास्ते में बलराम ने उसे गांव की कुछ कहानियां सुनाई। मैडम, वो स्टेशन पहले बहुत रौनक वाला था। ट्रेनें दिन रात रुकती थीं, लेकिन 50 साल पहले वहां कुछ हुआ। एक रात एक ट्रेन वहां रुकी। ट्रेन, सारे यात्री सब गायब हो गए, जैसे जमीन निगल गई। उसके बाद से कोई ट्रेन वहां रात में नहीं रुकती। लोग कहते हैं वहां एक औरत भटकती है, वो अपने बच्चे को ढूंढती है और जो भी उसे देखता है वो। बलराम रुक गया। अनन्या ने पूछा, वो क्या? बलराम ने धीरे से कहा, वो वापस नहीं आता मैडम। काशीपुर पहुंचते ही अनन्या को गांव का माहौल अजीब लगा। दिन का समय था, लेकिन सड़कें सुनसान थीं। कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अनन्या को देखा वो भाग गए। गांव की औरतें जो अपने घरों के बाहर बैठी थीं, उसे देखकर फुसफुसाने लगी, ये सावित्री की बेटी है ना, वो हवेली वाली। अनन्या सीधे अपनी पुरानी हवेली पहुंची। हवेली अब एक भूतिया खंडहर थी। मुख्य दरवाजा टूटा हुआ, दीवारों पर दरारें और हवा में एक सड़ांध की गंध। उसने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का सन्नाटा ऐसा था कि उसकी अपनी सांसें भी उसे भारी लग रही थीं। हवेली के आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके नीचे वो अपनी मां के साथ बचपन में बैठा करती थी। उसने उस पेड़ को छुआ और एक पल के लिए उसे अपनी मां की हंसी सुनाई दी, लेकिन फिर हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। उसने अपने बैग से लॉकेट निकाला। मूर्ति की आंखें अब और भी ज्यादा चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई जान हो। अनन्या ने उसे अपने गले में पहन लिया। उसे लगा शायद ये उसकी मां की आखिरी निशानी थी। उस रात अनन्या हवेली के एक पुराने कमरे में रुकी।
कमरे में एक टूटा हुआ बिस्तर, कुछ पुरानी कुर्सियां और एक बड़ा सा अलमारी थी। उसने अपने बैग से एक मोमबत्ती निकाली और उसे जलाया। बिजली तो हवेली में सालों से नहीं थी। मोमबत्ती की मंद रोशनी में कमरे की दीवारें और भी डरावनी लग रही थी। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। माँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई हूं, लेकिन मुझे लगता है आप मुझे कुछ बताना चाहती थी। ये लॉकेट, ये क्या है? और वो स्टेशन, मुझे सच चाहिए। रात गहरी हो रही थी। बाहर जंगल से कौवों की आवाजें आ रही थी। अचानक उसे एक खटखट की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा शायद हवा से कोई खिड़की हिल रही है, लेकिन फिर वो आवाज तेज हो गई। खट खट खट, जैसे कोई दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा हो। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोमबत्ती उठाई और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और कोहरा। उसने दरवाजा बंद किया और वापस बिस्तर पर बैठ गई। लेकिन फिर उसे एक और आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट, अनन्या, अनन्या। वो आवाज इतनी करीब थी कि उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर उसकी नजर दीवार पर पड़ी। मोमबत्ती की रोशनी में उसे एक छाया दिखी, एक औरत की छाया, लंबे उलझे हुए बाल और एक अजीब सी मुद्रा, जैसे वो उसे घूर रही हो। अनन्या की सांसें रुक गईं। उसने मोमबत्ती को दीवार की तरफ किया, लेकिन छाया गायब हो गई। उसका शरीर कांप रहा था। उसने खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम है, मैं थक गई हूं, मुझे सोना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, उसे अपने गले में लॉकेट की ठंडक महसूस हुई और फिर वो आवाज फिर से आई, अनन्या, तुम मेरी हो। अनन्या की आंखें खुली तो उसका शरीर पसीने से तर था। मोमबत्ती की लौ अब मंद पड़ चुकी थी और कमरे में एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे कोई उसे सीने से बाहर निकाल देगा। वो फुसफुसाहट, वो छाया, वो सब कुछ इतना वास्तविक था कि उसे अब अपने दिमाग पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने अपने गले में लॉकेट को छुआ। वो ठंडा था, लेकिन उसकी उंगलियों को जैसे जलाने लगा। उसने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ नहीं हिला। लॉकेट जैसे उसकी त्वचा से चिपक गया था। यह क्या हो रहा है? उसने धीरे से खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंज गई। उसने मोमबत्ती उठाई और कमरे का जायजा लिया। दीवारें वैसी ही थीं, पुरानी और दरारों से भरी, लेकिन अब उसे हर कोने में कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और एक घूंट पिया, लेकिन उसका गला अभी भी सूखा था। बाहर जंगल से कौवों की आवाजें अब और तेज हो गई थीं और हवा में एक अजीब सी सड़ांध की गंध थी जो पहले नहीं थी। अनन्या ने खुद को समझाया, मैं एक पत्रकार हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। यह सब मेरा वहम है, शायद मैं थक गई हूं। लेकिन फिर उसने वो आवाज फिर से सुनी, अनन्या। इस बार आवाज इतनी साफ थी कि उसे लगा कोई उसके ठीक बगल में खड़ा है। उसने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसने मोमबत्ती को जमीन पर रखा और अपने फोन की टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी में उसे कमरे की दीवार पर कुछ निशान दिखे, पंजों के निशान, जैसे किसी ने दीवार को खरोंचा हो। वो निशान गहरे थे और उनके किनारों पर कुछ काला सा लगा हुआ था, जैसे सूखा हुआ खून। उसके हाथ कांपने लगे। उसने फोन को दीवार की ओर करीब किया। निशान सिर्फ एक जगह नहीं थे, वो पूरे कमरे में फैले हुए थे, जैसे कोई जानवर दीवारों पर चढ़कर घूम रहा हो। अनन्या का दिमाग तेजी से चल रहा था। ये क्या है? कोई जानवर? या? उसने अपनी सोच को वहीं रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसका दिमाग उन कहानियों की तरफ जाए जो उसने गांव वालों से सुनी थी। लेकिन फिर उसे एक और चीज दिखी। दीवार के एक कोने में, जहां निशान सबसे गहरे थे, कुछ लिखा हुआ था, छोटे छोटे अक्षर, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार पर उकेरा हो। वो तुम्हें देख रही है। अनन्या की सांस रुक गई। उसने फोन को जमीन पर गिरा दिया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। कमरे में अब सिर्फ मोमबत्ती की मंद लौ थी, जो हवा में हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य सांस उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। उसने जोर से कहा, मैं डरने वाली नहीं हूं, जो भी है सामने आ। लेकिन जवाब में एक कर्कश हंसी गूंजी। वो हंसी इतनी भयानक थी कि अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। वो हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर बार बार लौट रही थी, जैसे कोई उसे चारों तरफ से घेर रहा हो।
अनन्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। ये सच नहीं है, ये सब मेरा दिमाग है, मुझे सोना चाहिए। उसने मोमबत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसे एक अजीब सा सपना दिखा। वो सपना इतना वास्तविक था कि उसे लगा वो सचमुच उस जगह पर है। वो एक जंगल में थी, चारों तरफ घना कोहरा और हवा में वही सड़ांध की गंध। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे उलझे हुए बाल, चेहरा पीला और आंखें खाली। वो औरत धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में वही लॉकेट था जो अनन्या के गले में था। उसने कहा, तुम मेरी हो अनन्या, तुम मेरे साथ स्टेशन पर आओगी। अनन्या ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। और फिर उस औरत का अनन्या की आंखें खुली। वो बिस्तर पर थी, लेकिन उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने गले में लॉकेट को छुआ। वो अब और भी ठंडा हो गया था और उसकी त्वचा को जैसे काट रहा था। उसने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकला। उसने जोर लगाया, लेकिन लॉकेट जैसे उसकी त्वचा में धंस गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने फोन को उठाया और समय देखा। रात के 3 बजे थे। अनन्या ने फैसला किया कि वो अब इस कमरे में अकेली नहीं रहेगी। उसने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान डाला और हवेली से बाहर निकल गई। बाहर का माहौल और भी डरावना था। कोहरा इतना घना था कि उसे सामने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कौवों की चीख, पेड़ों की साएं साएं और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। अनन्या ने अपनी टॉर्च ऑन की और गांव की तरफ चल पड़ी। उसे याद था कि गांव के चौराहे पर एक छोटा सा मंदिर था, जहां रात में भी कुछ लोग रहते थे। रास्ते में उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुक रुक कर पीछे देखती, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक बच्चे के रोने की आवाज। वो आवाज इतनी करीब थी कि उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे है। उसने टॉर्च को चारों तरफ घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने अपने कदम तेज किए, लेकिन आवाज और तेज हो गई। मम्मी, मम्मी! अनन्या के पैर जम गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें खाली थीं। वो धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ रहा था। अनन्या ने डरते हुए कहा, बेटा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? बच्चे ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मम्मी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया। जब उसने आंखें खोली, बच्चा गायब था, लेकिन उसकी जगह वो औरत खड़ी थी, वही औरत जिसे उसने सपने में देखा था। लंबे उलझे बाल, पीला चेहरा और खाली आंखें। वो हंस रही थी, एक भयानक कर्कश हंसी। अनन्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़े हुए थे। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब अनन्या की आंखें खुली, वो गांव के मंदिर के बाहर थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसका फोन जमीन पर पड़ा था। मंदिर की घंटियों की आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। उसने अपने गले में लॉकेट को छुआ। वो अब भी वहां था, लेकिन अब वो साधारण सा लग रहा था। अनन्या ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। मंदिर छोटा सा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। वहां एक बूढ़ा पंडित बैठा था जो मंत्र पढ़ रहा था। उसने अनन्या को देखा और धीरे से कहा, बेटी, तुम यहां क्या कर रही हो? रात के इस समय कोई बाहर नहीं निकलता। अनन्या ने सारी बात बताई, लॉकेट, हवेली, वो औरत और वो बच्चा। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सावित्री की बेटी हो ना? मैंने तुम्हारी मां को कई बार चेतावनी दी थी। वो लॉकेट, वो कोई साधारण गहना नहीं है, वो काली रानी का है, और जो भी उसे पहनता है वो उसकी गुलाम बन जाती है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मेरी मां, उनकी मौत का इससे क्या लेना देना? पंडित ने कहा, तुम्हारी मां ने लॉकेट को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन काली रानी ने उसे छोड़ा नहीं। उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, वो काली रानी का बदला था। अनन्या का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां की मौत के पीछे इतना बड़ा रहस्य था। उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? मैं इस श्राप से कैसे बचूं? पंडित ने कहा, लॉकेट को वापस उसी जगह ले जाओ जहां से वो आया था, स्टेशन पर। लेकिन याद रखो, वहां जाना आसान नहीं होगा। काली रानी तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगी। अनन्या ने फैसला किया कि वो स्टेशन जाएगी। उसने लॉकेट को अपनी जेब में डाल लिया और मंदिर से बाहर निकल गई। बाहर का माहौल अब और भी डरावना हो गया था। कोहरा और घना हो गया था
और जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अनन्या ने अपनी टॉर्च ऑन की और स्टेशन की तरफ चल पड़ी। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रात का सन्नाटा, पेड़ों की साएं साएं और कोहरे की मोटी चादर। अनन्या की टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ रही थी। उसे हर कदम पर लग रहा था कि कोई उसके पीछे है। अचानक उसे एक और आवाज सुनाई दी, एक ट्रेन की सीटी। वो आवाज इतनी साफ थी कि उसे लगा कोई ट्रेन स्टेशन पर रुक रही है। लेकिन जब वो स्टेशन के पास पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। अनन्या का शरीर अभी भी कांप रहा था। वो काशीपुर जंक्शन के पास खड़ी थी, जहां कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी बेकार थी। ट्रेन की सीटी की वो भयानक आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन स्टेशन पर सन्नाटा था। न कोई ट्रेन, न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ हवा की सनसनाहट और जंगल से आती रहस्यमयी फुसफुसाहट। उसने अपनी जेब में लॉकेट को छुआ। वो अब साधारण सा लग रहा था, लेकिन उसकी ठंडक अभी भी अनन्या की उंगलियों को चुभ रही थी। पंडित जी की बातें उसके दिमाग में बार बार लौट रही थी। लॉकेट को स्टेशन पर ले जाओ, काली रानी तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगी। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और अपने डर को काबू करने की कोशिश की। मैं एक पत्रकार हूं, उसने खुद से कहा। मुझे सच ढूंढना है, मां के लिए, अपने लिए। लेकिन उसका दिल उसकी बात नहीं मान रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसकी साए की तरह पीछा कर रहा है। वो औरत, वो बच्चा, वो हंसी, सब कुछ इतना वास्तविक था कि उसे अब अपने दिमाग पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने टॉर्च को जमीन की तरफ किया। स्टेशन का प्लेटफॉर्म पुराना और टूटा हुआ था। बेंचें जंग खा चुकी थीं और लैंप के खंभे टेढ़े मेढ़े होकर जमीन पर झुके हुए थे। हवा में सड़ांध की गंध थी, जैसे कुछ सालों से सड़ रहा हो। अनन्या ने स्टेशन की इमारत की तरफ कदम बढ़ाए। इमारत का मुख्य दरवाजा आधा खुला था और उसके पीछे अंधेरा ऐसा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें खो रही थी। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल भारी था। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके हुए थे जो समय के साथ फट चुके थे। एक टूटी हुई टिकट खिड़की थी जिसके शीशे पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। जमीन पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। निशान, छोटे छोटे पैरों के निशान, जैसे किसी बच्चे ने वहां दौड़ लगाई हो। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च को निशानों की तरफ किया। वो निशान एक पुराने गलियारे की तरफ जा रहे थे जो स्टेशन के अंदर और गहराई में उतरता था। उसने अपने कदमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे अपने आप चल रहा था। गलियारा संकरा था और उसकी दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक औरत थी जिसके हाथ में वही लॉकेट था। उसके आसपास लोग घुटनों पर बैठे थे, जैसे वो उससे डर रहे हों। चित्रों के रंग फीके पड़ चुके थे, लेकिन औरत की आंखें अभी भी चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई जान हो। अनन्या ने अपने कदम रोके और दीवार को छुआ। चित्र की आंखें उसे घूर रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को समझाया, यह सब मेरा वहम है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उसे वो आवाज फिर से सुनाई दी। अनन्या, इस बार आवाज इतनी करीब थी कि उसे लगा कोई उसके कंधे पर सांस ले रहा है। उसने जोर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर गलियारे के अंत में उसे एक छाया दिखी, एक छोटे बच्चे की छाया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अनन्या की सांसें रुक गईं। उसने टॉर्च को छाया की तरफ किया, लेकिन टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरा छा गया। उसने अपने फोन को निकाला, लेकिन उसकी स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक दिख रहा था, जैसे कोई सिग्नल नहीं था। उसने जोर से कहा, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन जवाब में एक कर्कश हंसी गूंजी। वो हंसी गलियारे की दीवारों से टकराकर बार बार लौट रही थी। अनन्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़े हुए थे। और फिर उसे वो बच्चा दिखा, वही बच्चा जिसे उसने जंगल में देखा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें खाली थीं। वो धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मम्मी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अनन्या का शरीर सुन्न हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया। जब उसने आंखें खोली, बच्चा गायब था, लेकिन उसकी जगह वो औरत खड़ी थी। लंबे उलझे बाल, पीला चेहरा और आंखें जो आग की तरह लाल थीं। वो हंस रही थी, एक भयानक,
कर्कश हंसी। अनन्या ने अपनी जेब से लॉकेट निकाला और उसे औरत की तरफ फेंक दिया। ये लो, ये तुम्हारा है ना, इसे ले लो और मुझे छोड़ दो। लेकिन लॉकेट जमीन पर गिरते ही चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि अनन्या को अपनी आंखें ढकनी पड़ी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब अनन्या ने आंखें खोली, वो स्टेशन के बाहर थी। कोहरा अब हल्का हो गया था और सुबह की पहली किरणें जंगल के पेड़ों से छन कर आ रही थी। उसका शरीर थक चुका था और उसका दिमाग सुन्न था। उसने अपनी जेब को छुआ। लॉकेट अभी भी वहां था। उसने उसे निकाला और ध्यान से देखा। मूर्ति की आंखें अब साधारण लग रही थीं, लेकिन उनकी मुस्कान अभी भी रहस्यमयी थी। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और गांव की तरफ चल पड़ी। उसे जवाब चाहिए थे और वो अब पीछे नहीं हटने वाली थी। गांव पहुंचते ही अनन्या सीधे उस मंदिर गई जहां वो रात में पंडित जी से मिली थी। मंदिर अब सुबह की रोशनी में शांत और पवित्र लग रहा था। पंडित जी बाहर बैठे थे, एक तुलसी के पौधे को पानी दे रहे थे। उन्होंने अनन्या को देखा और धीरे से कहा, बेटी, तुम वापस आ गई। मैंने कहा था काली रानी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। अनन्या ने सारी बात बताई, स्टेशन, बच्चा, वो औरत और लॉकेट। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो देखा वो काली रानी की आत्मा थी, लेकिन वो बच्चा, वो तुम्हारा अतीत है। तुम्हारा परिवार एक बड़े पाप का हिस्सा है और उस पाप की सजा तुम्हारी मां ने भुगती। अब तुम्हारी बारी है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मां, वो इस सब में कैसे शामिल थी? और ये बच्चा कौन था? पंडित जी ने कहा, तुम्हारी मां सावित्री एक बहादुर औरत थी। उसने काली रानी के श्राप को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो हार गई। और वो बच्चा, वो तुम्हारी मां का खोया हुआ सच है। तुम्हें अपनी मां की डायरी ढूंढनी होगी। वो तुम्हें हवेली के तहखाने में मिलेगी। उसमें तुम्हें सारे जवाब मिलेंगे। अनन्या का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां की मौत के पीछे इतना बड़ा रहस्य था। उसने पंडित जी से पूछा, लेकिन अगर मैं डायरी ढूंढ लूं तो क्या यह श्राप टूट जाएगा? पंडित जी ने कहा, शायद, लेकिन याद रखो, काली रानी तुम्हें हर कदम पर रोकने की कोशिश करेगी। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अनन्या ने सिर हिलाया और मंदिर से बाहर निकल गई। उसने फैसला किया कि वो हवेली के तहखाने में जाएगी। हवेली पहुंचते ही अनन्या को फिर से वही भारी माहौल महसूस हुआ। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन हवेली के अंदर अभी भी अंधेरा था। उसने एक पुरानी टॉर्च ली और तहखाने का रास्ता ढूंढा। तहखाना हवेली के सबसे निचले हिस्से में था, जहां सालों से कोई नहीं गया था। उसने तहखाने का ताला तोड़ा। ताला टूटते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने टॉर्च ऑन की ओर अंदर कदम रखा। तहखाने का माहौल इतना भारी था कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हवा में सड़ांत की गंध थी और दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। चित्रों में वही औरत थी जिसे उसने स्टेशन पर देखा था। उसके हाथ में लॉकेट था और उसके आसपास लोग घुटनों पर बैठे थे। अनन्या ने टॉर्च को चारों तरफ घुमाया। तहखाने में पुराने संदूक, टूटी हुई मूर्तियां और कुछ पुराने कागज बिखरे हुए थे। उसने एक संदूक को खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक चाकू और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी पर उसकी मां का नाम लिखा था, सावित्री शर्मा। अनन्या की उंगलियां कांप रही थीं। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना एक नया डर लेकर आया। डायरी में लिखा था कि अनन्या का परिवार सालों पहले काशीपुर के एक पुराने मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। मंदिर में एक देवी की मूर्ति थी जिसे गांव वाले काली रानी कहते थे, लेकिन अनन्या के दादाजी रघुनाथ शर्मा ने मंदिर तोड़ दिया और उसकी जगह हवेली बनवा दी। मूर्ति को तोड़ने की सजा में काली रानी ने परिवार को श्राप दिया, जो भी इस परिवार का होगा वो मेरी आत्मा का गुलाम बनेगा और जो मेरा लॉकेट पहनेगा वो मेरे साथ स्टेशन पर आएगा। लेकिन डायरी में एक और रहस्य था। सावित्री ने लिखा था कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था जो अनन्या की बड़ी बहन थी। उसका नाम था काव्या, लेकिन काव्या की मृत्यु जन्म के कुछ दिनों बाद ही हो गई थी। सावित्री को यकीन था कि काव्या की मौत काली रानी के श्राप की वजह से थी। उसने लॉकेट को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो नाकाम रही। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अनन्या, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मेरी गलती को सुधार दो। काली रानी को उसका सम्मान वापस दो, नहीं तो वो तुम्हें भी ले जाएगी। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एक बहन थी जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया। उसने डायरी को अपने सीने से लगाया और रोने लगी।
मां, आपने ये सब अकेले क्यों झेला? क्यों नहीं मुझे बताया? लेकिन फिर उसे एक ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत वहां खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कहा, अनन्या, तुम मेरी हो। अनन्या ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। और फिर तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा, घना, ठंडा और भारी अंधेरा। अनन्या की सांसें रुकी हुई थीं। तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था और उसकी चीखें दीवारों से टकराकर खामोश हो गई थीं। वो औरत, वो भयानक लाल आंखों वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि अनन्या का शरीर सुन्न हो गया। डायरी अभी भी उसके सीने से चिपकी हुई थी और उसकी उंगलियां लॉकेट को कसकर पकड़े हुए थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मां की आवाज को याद करने की कोशिश की। अनन्या, डर मत, सच का सामना कर। लेकिन उस औरत की हंसी हर आवाज को दबा रही थी। तुम मेरी हो अनन्या, तुम मेरे साथ स्टेशन पर आओगी? अनन्या ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। मेरी मां ने तुम्हें हराने की कोशिश की और मैं भी करूंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे कोई और उसके जरिए बोल रहा हो। उसने लॉकेट को जमीन पर पटक दिया। लॉकेट जमीन से टकराते ही चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। वो औरत चीखने लगी, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। उसकी आंखों की लाल चमक मंद पड़ रही थी और उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। अनन्या की आंखें खुली। वो तहखाने में थी, लेकिन अब अंधेरा नहीं था। एक मंद नीली रोशनी चारों तरफ फैल रही थी, जो लॉकेट से निकल रही थी। वो औरत गायब थी। तहखाने का दरवाजा अब खुला हुआ था और बाहर से सुबह की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। अनन्या का शरीर कांप रहा था। उसने डायरी को उठाया और उसे अपने बैग में डाल लिया। लॉकेट अभी भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन अब वो साधारण सा लग रहा था। उसने उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया। मुझे स्टेशन जाना होगा, उसने धीरे से कहा। मां, मैं तुम्हारी गलती को सुधारूंगी। हवेली से बाहर निकलते ही अनन्या को गांव का माहौल बदला हुआ लगा। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सी ठंडक थी। गांव की सड़कें सुनसान थीं और जो कुछ लोग दिख रहे थे वो उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। ये सावित्री की बेटी है, वो हवेली वाली। उसने लॉकेट देख लिया। अनन्या ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और सीधे मंदिर की तरफ चल पड़ी। उसे पंडित जी से और जवाब चाहिए थे। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि पंडित जी एक छोटी सी हवन कुंड के पास बैठे हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अनन्या ने सारी बात बताई, तहखाना, डायरी, काव्या और वो औरत। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तुमने जो देखा वो काली रानी की आत्मा थी, लेकिन वो सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वो इस गांव की रक्षक थी। तुम्हारे दादाजी ने उसका अपमान किया और उसका लॉकेट चुराया। वो लॉकेट उसकी शक्ति का हिस्सा है और अब वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। अनन्या ने पूछा, लेकिन काव्या, मेरी बहन, वो इस सब में कैसे शामिल थी? पंडित जी ने कहा, काव्या तुम्हारी मां की पहली बेटी थी, लेकिन उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी। काली रानी ने उसे अपने साथ ले लिया। तुम्हारी मां ने इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं किया। उसने लॉकेट को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें लॉकेट को स्टेशन पर ले जाना होगा, लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा। काली रानी तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगी। अनन्या ने सिर हिलाया। उसने पंडित जी से पूछा, लेकिन मैं ये अकेले कैसे करूं? मुझे डर लग रहा है। पंडित जी ने कहा, डर तो लगेगा बेटी, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी मां की हिम्मत है और तुम अकेली नहीं हो। गांव में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहना, काली रानी की शक्ति बहुत बड़ी है। पंडित जी ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया। इसे अपने पास रखो, ये तुम्हें कुछ हद तक बचाएगा। अनन्या ने ताबीज को अपने गले में पहन लिया और मंदिर से बाहर निकल गई। उसने फैसला किया कि वो गांव वालों से बात करेगी। उसे मदद चाहिए थी और उसे यकीन था कि गांव में कोई ना कोई होगा जो इस श्राप के बारे में और जानता हो। वो गांव के चौराहे पर गई, जहां कुछ बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उसने उनसे स्टेशन और अपनी हवेली के बारे में पूछा। पहले तो सब चुप रहे, लेकिन फिर एक बुजुर्ग, जिसका नाम था हरिया, धीरे से बोला, बेटी, तुम सावित्री की बेटी हो ना? उस हवेली में कुछ ठीक नहीं है और वो स्टेशन,
वहां मत जाना, वहां एक औरत है, वो तुम्हारी माँ को भी दिखी थी। अनन्या ने पूछा, कौन सी औरत और मेरी माँ को क्या हुआ था? हरिया ने सिर्फ इतना कहा, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते बेटी, बस इतना जान लो, वो लॉकेट जो तुम पहनती हो वो उस औरत का है, और जो उसे पहनता है वो उसका गुलाम बन जाता है। हरिया की बात सुनकर अनन्या के होश उड़ गए। उसने लॉकेट को अपनी जेब में डाल लिया और हवेली वापस चली गई। लेकिन रास्ते में उसे फिर से वही एहसास हुआ, कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो गर्मी के मौसम में असामान्य थी। हवेली पहुंचते ही अनन्या ने अपने पिता को फोन किया। पापा, ये लॉकेट क्या है? आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? अशोक ने गुस्से में कहा, अनन्या, उस लॉकेट को फेंक दो, वो हमारे परिवार का अभिशाप है, तुम दिल्ली वापस आ जाओ। लेकिन अनन्या ने फोन काट दिया। उसे जवाब चाहिए थे और वो अब पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने डायरी को फिर से खोला और उसे ध्यान से पढ़ा। डायरी में एक और सुराग था। सावित्री ने लिखा था कि काली रानी का मंदिर स्टेशन के पास एक गुप्त जगह पर था। अगर लॉकेट को उस मंदिर में वापस रख दिया जाए तो शायद श्राप टूट सकता है। अनन्या ने फैसला किया कि वो स्टेशन जाएगी। उसने लॉकेट को अपनी जेब में रखा और एक पुरानी टॉर्च ली। रात हो चुकी थी और गांव में सन्नाटा छा गया था। वो स्टेशन की तरफ निकली। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। कोहरा इतना घना था कि उसे सामने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कौओं की चीख, पेड़ों की साएं साएं और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। अनन्या की टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ रही थी। उसे हर कदम पर लग रहा था कि कोई उसके पीछे है। अचानक उसे फिर से वो बच्चे की आवाज सुनाई दी, मम्मी, मम्मी। वो आवाज इतनी करीब थी कि उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे है। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। वहां वही बच्चा खड़ा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें खाली थीं। वो धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ रहा था। अनन्या ने डरते हुए कहा, काव्या, क्या तुम काव्या हो? बच्चे ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मम्मी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हारी बहन हूं काव्या, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। लेकिन बच्चे की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसका चेहरा बदल गया। वो अब बच्चा नहीं था, वो औरत थी, काली रानी। उसकी हंसी गूंजने लगी और जंगल का सन्नाटा उसकी चीखों से भर गया। अनन्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़े हुए थे। उसने ताबीज को अपने गले से पकड़ा और जोर से कहा, मैं तुमसे नहीं डरती। ताबीज से एक मंद रोशनी निकली और काली रानी पीछे हट गई, लेकिन उसकी हंसी रुकी नहीं। तुम मेरे साथ आओगी अनन्या, तुम्हारा परिवार मेरा है। अनन्या ने लॉकेट को अपनी जेब से निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। लॉकेट जमीन से टकराते ही चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि जंगल की हर चीज रोशनी में नहा गई। और फिर अनन्या ने उसे देखा, अपनी मां को। सावित्री की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, अनन्या, तुम्हें माफी मांगनी होगी। काली रानी को उसका सम्मान वापस दो। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने लॉकेट को जमीन से उठाया और कहा, मां, मैं ये कैसे करूं? मुझे रास्ता दिखाओ। सावित्री ने कहा, मंदिर स्टेशन के पास, वहां जाओ, लेकिन सावधान रहना। काली रानी तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगी। और फिर सावित्री की आत्मा गायब हो गई। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और स्टेशन की तरफ बढ़ी। जब वो स्टेशन पहुंची तो उसे एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। स्टेशन अब वैसा नहीं था जैसा उसने रात में देखा था। चारों तरफ एक नीली रोशनी थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन फिर उसे वो आवाज सुनाई दी, अनन्या। वो औरत फिर से उसके सामने थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कहा, मैं काली रानी हूं। तुम्हारा परिवार मेरा अपमान करने की सजा भुगत रहा है और अब तुम मेरे साथ आओगी? अनन्या ने चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। मेरे परिवार ने गलती की, लेकिन मैं उसका बदला नहीं चुकाऊंगी। उसने लॉकेट को जमीन पर रखा और हाथ जोड़कर कहा, काली रानी, मेरे परिवार ने जो गलती की उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। कृपया हमें माफ करें। अचानक स्टेशन पर एक तूफान सा आ गया। हवा इतनी तेज थी कि अनन्या को अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए जोर लगाना पड़ा। काली रानी चीखने लगी,
और उसकी चीखें स्टेशन की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। लेकिन फिर अनन्या ने उसे देखा। काव्या, उसकी बहन की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। काव्या का चेहरा शांत था और उसकी आंखों में प्यार था। उसने कहा, दीदी, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मां भी शांत हो जाएगी। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, काव्या, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे बचा लिया दीदी, अब जाओ मंदिर में लॉकेट रख दो। और फिर काव्या गायब हो गई। अनन्या ने लॉकेट को उठाया और स्टेशन के पास एक पुराने टूटे हुए मंदिर की तरफ बढ़ी। मंदिर स्टेशन के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी पर था। उसने मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो काली रानी की थी। मूर्ति की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी रहस्यमयी थी। अनन्या ने लॉकेट को मूर्ति के सामने रखा और कहा, काली रानी, मैं तुम्हारा लॉकेट वापस लाई हूं, मेरे परिवार को माफ कर दो। जैसे ही उसने लॉकेट रखा, मंदिर की दीवारें कांपने लगी। एक तेज रोशनी निकली और काली रानी की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। उसने कहा, तुमने सच्चाई को स्वीकार किया, तुम्हारा परिवार अब आजाद है, लेकिन याद रखो, हर पाप की सजा होती है। और फिर वो गायब हो गई। लॉकेट अब सिर्फ एक साधारण गहना था। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और मंदिर से बाहर निकल गई। बाहर सूरज उग रहा था और जंगल का सन्नाटा अब शांति में बदल गया था। अनन्या मंदिर से बाहर निकली। सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। हवा में अब वो सड़ांध की गंध नहीं थी, इसके बजाय एक हल्की सी मिट्टी और फूलों की खुशबू थी, जैसे प्रकृति ने भी राहत की सांस ली हो। अनन्या का शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन हल्का था। लॉकेट अब मूर्ति के सामने था और काली रानी की आत्मा ने उसे माफ कर दिया था। उसने अपनी जेब में रखा ताबीज छुआ। वो अब गर्म था, जैसे उसमें कोई शक्ति बाकी ना हो। मां, काव्या, मैंने कर दिखाया, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अब डर के नहीं बल्कि सुकून के थे। लेकिन अनन्या का दिल अभी भी भारी था। डायरी में लिखी बातें, काव्या का सच और उसकी मां की मौत, ये सब अभी भी उसके दिमाग में तूफान की तरह घूम रहा था। उसे अपने पिता से बात करनी थी। उसे जानना था कि अशोक शर्मा ने इतने सालों तक ये सच क्यों छिपाया। उसने गांव की तरफ कदम बढ़ाए। रास्ते में उसे गांव वालों की नजरें महसूस हुईं। वो अब फुसफुसा नहीं रहे थे। उनकी आंखों में अब डर की जगह सम्मान था। ये सावित्री की बेटी है, एक बुजुर्ग ने कहा। इसने काली रानी को शांत किया। गांव पहुंचकर अनन्या सीधे मंदिर गई, जहां पंडित जी अभी भी हवन कुंड के पास बैठे थे। उन्होंने अनन्या को देखा और मुस्कुराए। बेटी, तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। काली रानी अब शांत है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अनन्या ने पूछा, क्या मतलब? मैंने लॉकेट वापस कर दिया, श्राप टूट गया ना? पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, श्राप टूट गया, लेकिन सच अभी भी अधूरा है। तुम्हें अपने पिता से बात करनी होगी, वो इस कहानी का आखिरी टुकड़ा है। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पंडित जी से पूछा, मेरे पिता, वो इस सब में कैसे शामिल हैं? पंडित जी ने कहा, तुम्हारे दादाजी रघुनाथ शर्मा ने मंदिर तोड़ा, लेकिन तुम्हारे पिता अशोक उस गलती का हिस्सा थे। उन्होंने तुम्हारी मां को सच बताने से रोका। तुम्हें उनसे जवाब लेना होगा। अनन्या ने सिर हिलाया और मंदिर से बाहर निकल गई। उसने अपने फोन को निकाला और अपने पिता को कॉल किया। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। मैं काशीपुर में हूं, आप सच नहीं छिपा सकते। अशोक की आवाज में घबराहट थी। अनन्या, तुम वहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था। अनन्या ने गुस्से में कहा, पापा, मुझे डायरी मिली, मुझे काव्या के बारे में पता है। आपने मां को क्यों नहीं बचाया? आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? अशोक चुप हो गए। कुछ पल के सन्नाटे के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अनन्या, मैं दिल्ली आ रहा हूं, लेकिन तुम काशीपुर से निकल जाओ, वो जगह सुरक्षित नहीं है। अनन्या ने फोन काट दिया। उसे जवाब चाहिए थे और वो अब अपने पिता के आने का इंतजार नहीं करने वाली थी। अनन्या ने फैसला किया कि वो हवेली में अपने पिता के पुराने सामान की तलाशी लेगी। शायद वहां कुछ और सुराग मिले। हवेली पहुंचते ही उसे फिर से वही भारी माहौल महसूस हुआ, लेकिन अब वो डर नहीं रही थी। उसने हवेली के एक पुराने कमरे में प्रवेश किया, जहां उसके पिता का सामान रखा था।
कमरे में एक पुराना संदूक था जिस पर ताला लगा हुआ था। उसने ताला तोड़ा और संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, एक पुरानी तस्वीर और एक छोटा सा पत्र था। तस्वीर में उसके दादाजी रघुनाथ शर्मा और एक जवान अशोक खड़े थे। उनके पीछे वही मंदिर था जो काली रानी का था, लेकिन मंदिर अभी भी बरकरार था। अनन्या ने पत्र खोला। वो उसके पिता का लिखा हुआ था और उसमें लिखा था, सावित्री, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। पिताजी ने मंदिर तोड़ा, लेकिन मैंने उन्हें रोका नहीं। काली रानी का लॉकेट मैंने चुराया था। मुझे लगा ये हमें अमीर बना देगा, लेकिन मैं गलत था। काव्या की मौत मेरी सजा थी और अब मैं तुम्हें खोने का डर सह रहा हूं। पत्र के आखिरी शब्द थे, अनन्या को सच मत बताना, वो इस श्राप का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने इतना बड़ा सच छिपाया। उसने तस्वीर को फिर से देखा। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, काशीपुर जंक्शन 1975। अनन्या का दिमाग तेजी से चल रहा था। 1975, वो वही साल था जब गांव वालों ने कहा था कि एक ट्रेन स्टेशन पर गायब हो गई थी। क्या उसका परिवार उस घटना का हिस्सा था? उसने तस्वीर और पत्र को अपने बैग में डाला और हवेली से बाहर निकल गई। गांव के चौराहे पर अनन्या ने हरिया से फिर बात की। उसने तस्वीर दिखाई और पूछा, हरिया काका, ये तस्वीर, क्या आप बता सकते हैं कि 1975 में स्टेशन पर क्या हुआ था? हरिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, बेटी, तुम उस अंधेरे को क्यों छेड़ रही हो? 1975 में तुम्हारे दादाजी ने मंदिर तोड़ा। उसी रात एक ट्रेन स्टेशन पर रुकी। वो ट्रेन गांव वालों को ले जा रही थी जो मंदिर के खिलाफ थे, लेकिन वो गायब हो गई। लोग कहते हैं काली रानी ने उस ट्रेन को अपने साथ ले लिया और जो लोग उसमें थे उनकी आत्माएं अभी भी स्टेशन पर भटकती हैं। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब समझ आ रहा था कि काली रानी का श्राप सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं था, उसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। उसने हरिया से पूछा, क्या उस ट्रेन में मेरे पिता थे? हरिया ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता ने उस ट्रेन को रुकवाया था। वो तुम्हारे दादाजी की मदद कर रहे थे। अनन्या का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने इतना बड़ा पाप किया। उसने फैसला किया कि वो अपने पिता से आमने सामने बात करेगी, लेकिन उससे पहले उसे गांव वालों को सच बताना था। उसने गांव के मंदिर में एक सभा बुलाई। गांव वाले जो पहले उससे डरते थे अब उत्सुकता से उसकी बात सुनने आए। अनन्या ने सबके सामने डायरी, तस्वीर और पत्र पढ़ा। उसने कहा, मेरे परिवार ने एक बड़ा पाप किया, लेकिन मैंने काली रानी को उसका सम्मान वापस दिया। अब हम सबको मिलकर इस गांव को उसका पुराना रुतबा वापस देना होगा। गांव वालों ने अनन्या की बात सुनी। कुछ बुजुर्ग रोने लगे। एक औरत ने कहा, बेटी, तुमने वो कर दिखाया जो हम में से कोई नहीं कर सका। अनन्या ने कहा, मैं एक मंदिर बनवाऊंगी काली रानी के लिए और हम सब मिलकर इस गांव को फिर से जिंदा करेंगे। गांव वालों ने तालियां बजाईं। अनन्या का दिल हल्का हो गया। उसे लगा शायद उसने अपनी मां और काव्या का सपना पूरा कर दिया। कुछ दिन बाद अशोक काशीपुर पहुंचे। अनन्या ने उन्हें मंदिर में बुलाया। अशोक का चेहरा शर्मिंदगी और दुख से भरा था। उसने कहा, अनन्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मां को खो दिया। मैं तुम्हें भी खोने से डरता था। अनन्या ने कहा, पापा, आपने गलती की, लेकिन अब हम उसे सुधार सकते हैं। मेरे साथ रहिए, इस गांव को फिर से बनाइए। अशोक ने अनन्या को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। अनन्या ने गांव में एक नया मंदिर बनवाया। काली रानी की मूर्ति को फिर से स्थापित किया गया। गांव वालों ने उत्सव मनाया। काशीपुर जंक्शन पर फिर से ट्रेनें रुकने लगीं। लेकिन अनन्या को पता था कि कुछ चीजें कभी नहीं भूलती। काली रानी की आत्मा अब शांत थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हमेशा गांव में महसूस होती थी। रात में जब स्टेशन पर सन्नाटा छा जाता, कुछ लोग कहते थे कि उन्हें एक औरत की हंसी सुनाई देती है, लेकिन अब वो हंसी डरावनी नहीं थी, वो शांति की थी। कभी कभी मेरे दोस्तों, अतीत की परछाइयां हमें आज तक डराती हैं। अनन्या ने अपने परिवार के पाप का सामना किया और अपने साहस से एक श्राप को तोड़ा। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने अतीत का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? अपने पापों का, अपने डर का? क्योंकि सच, चाहे कितना भी डरावना हो, हमेशा सामने आता है। अगर ये कहानी आपको डराने में कामयाब रही हो तो कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ